वफा नजर नहीं आती कहीं जमाने में, वफा का जिक्र हम किताबों में देख लिया करते हैं। वाह क्या बात है। किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी पर खड़े कुछ यार मिलते हैं। जी, जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, वहीं उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं। वाह। सोफी का संसार कहानी जो है एक 14 साल की बच्ची की कहानी है। जी, और उस 14 साल की बच्ची को अचानक से उसके 15वें जन्मदिन पर मेल बॉक्स में कुछ लेटर्स अज्ञात नाम से आने शुरू होते हैं। ये दुनिया क्यों है, इस जिंदगी का क्या महत्व है। अंत कथाएं हैं बहुत सारी, मतलब कहानी के अंदर भी कहानियां हैं। कहानियां हैं। अल्केमिस्ट की एंट्री होती है, हवाओं से बात करता है, पहाड़ों से बात करता है। किताबें झांकती हैं अक्सर बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें इनकी सोहबत में कटती थी। वफा नजर नहीं आती कहीं जमाने में, वफा का जिक्र हम किताबों में देख लिया करते हैं। वाह क्या बात है। हफीज बनारसी साहब का ये शेर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज किताबों की। ये एनवायस इंडिया का नया सेगमेंट है, किताबों की दुनिया। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एनवायस इंडिया। हमारे साथ आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, हमारे साथ है हमारे मित्र उस्मान, जो कि काफी शौकीन है किताबों के पढ़ने की। तो हमने आज सोचा कि चूंकि बात किताबों की ही चल रही थी और काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है, तो बातें किताबों की हो रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप भी इस बात को सुने। तो चलिए शुरू करते हैं किताबों की बातें। और चूंकि आज हम लोग, आपने कई बार एक किताब के बारे में जिक्र सुना होगा, सोफी का संसार। एक यूपीएससी के जो टीचर हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो विकास दिव्य कीर्ति सर ने भी इसका काफी जिक्र किया था। तो क्यों ना हम इसी से शुरुआत करते हैं उस्मान। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है उस्मान जी आपका एनवायस इंडिया में। और चूंकि ये आपके माध्यम से हम पहला सेगमेंट का पहला एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं सेगमेंट के, तो क्यों ना हम पहली बात करें। पहले तो आप क्या बोलना चाहेंगे किताबों के बारे में? किताबों के बारे में गुलजार साहब की पंक्तियां बड़ी यहाँ पे मौजूद लगती हैं। उन्होंने कहा था कि किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी पर खड़े कुछ यार मिलते हैं। जी, जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, वहीं उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं। वाह। तो हम लोग क्योंकि बात कर रहे थे सोफी का संसार किताब की, तो ये आप देख भी रहे होंगे, ऐसा इसका कवर आता है। ये चूंकि ये 4th एडिशन है इसका, और इसको पब्लिकेशन इसका है राजकमल पेपरबैक्स, राजकमल पब्लिकेशन से ये बुक आई है। चूंकि ये अंग्रेजी का वर्जन है और इसको हिंदी ट्रांसलेट किया है, और ट्रांसलेशन इसका शायद किया है सोनी सर ने किया है शायद। अच्छा, मदन सोनी सर ने, सॉरी जी, ब्रजभूषण पालीवाल जी ने, नहीं, इनके सहयोग से सत्यपाल गौतम है। हाँ, अनुवाद और संपादक ये सत्यपाल गौतम जी ने इसका किया है, और साथ में इनका सहयोग दिया है ब्रजभूषण पालीवाल जी ने। और ये पब्लिकेशन है राजकमल पब्लिकेशन से, ये बुक आती है सोफी का संसार। तो इसके बारे में आप, क्योंकि आपने ये पढ़ी है, तो क्योंकि इसका तो काफी जिक्र होता है हर जगह, तो इसमें क्या ऐसी खास बात है जिसकी बात या इसको पढ़ने के लिए लोगों को बोला जाता है? सोफी का संसार कहानी जो है एक 14 साल की बच्ची की कहानी है। और उस 14 साल की बच्ची को अचानक से उसके 15वें जन्मदिन पर मेल बॉक्स में कुछ लेटर्स अज्ञात नाम से आने शुरू होते हैं, और वो प्रश्नों के माध्यम से धीरे धीरे पत्राचार का रूप लेने शुरू होते हैं। उसका पहला लेटर्स रहता है, जो पहला लेटर है वो 3 शब्दों में आता है कि तुम कौन हो जी, और फिर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, ये दुनिया क्यों है, इस जिंदगी का क्या महत्व है। ये छोटे छोटे जब दार्शनिक सवाल आने शुरू होते हैं, तो उसके बारे में वो 14 वर्ष की जो बच्ची है वो सोचना शुरू करती है। और उनके मध्य में जो अभी अपरिचित है वो व्यक्ति, कि भाई आखिर कौन है जो भेज रहा है। और वो धीरे धीरे 3 शब्दों से जो यात्रा शुरू होती है, अब वो एक बहुत ही प्राचीन यूनानी दार्शनिकों की एक परंपरा तक पहुंचती है। उसमें सुकरात भी हैं, प्लेटो भी हैं, अरस्तु भी हैं, पाइथागोरस भी हैं,
तो दर्शन एक्चुअली में जब आपकी मौलिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, आप कोई व्यक्ति से पूछेंगे आप कि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो जिस व्यक्ति के जीवन में जिस चीज का अभाव रहेगा वो कहेगा कि भूखा आदमी है, तो वो कहेगा कि आपको जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो खाना है। कोई जिस व्यक्ति के पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है वो कहेगा कपड़े। लेकिन अगर ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें अगर पूरी हो जाएं, उनके बाद भी जो चीजें रहती हैं वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, दर्शन के लेवल पे, कि भाई वो सारी चीजें तो हैं लेकिन और भी तो चीजें हैं। तो वो शायद दर्शन ही है। और ये दर्शन, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी सरल भाषा में प्राचीन यूनानी दार्शनिक दर्शन के बारे में कहानी के माध्यम से कहती है कि हर पन्ना दर पन्ना आप पलटते जाते हैं। अच्छा। और अंत में इस बात का उद्घाटन होता है कि आखिर वो पत्र भेजने वाला व्यक्ति कौन था, और वो बच्ची को कि भाई उन सहज प्रश्नों के माध्यम से इतनी गूढ़ प्रश्नों पर कितने पत्राचार किए जाते हैं, और सरलता इसकी सबसे मूल विशेषता है। तो मुझे लगता है इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि व्यक्ति के वैचारिक क्षितिज को एक नया विस्तार मिले। ओके, सो अच्छा, जैसे हमने इसके बारे में बात करी, उस्मान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आज के परिवेश में, आज के समाज में, या आज के हम लोग आउटसाइड देखते भी हैं, और चूंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, काफी लोग या यहाँ कहें कि जनरेशन, जो यूथ जनरेशन है मेनली, वो मोबाइल में खपी है। आप क्या सोचते हैं कि आज किताबों की क्या प्रासंगिकता है आज के समय में, और वो क्यों लोग अब किताबों से लगभग धीरे धीरे दूरी बनाते जा रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? ये तो हमेशा, जब भी तकनीक का परिवर्तन हुआ है, ऐसा हमेशा ही रहा है। अगर हम पुराने समय में देखेंगे, जब कागज का आविष्कार नहीं होता, प्रिंटिंग का आविष्कार नहीं हुआ करता, तो हमारे पास में जो श्रुत परंपरा थी कि वेद जो हुआ करते थे, वो श्रुत परंपरा के माध्यम से सुनाए जाते थे। फिर वो कहानियां दादा दादी, नाना नानी, फिर वो पेज के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हम तक पहुंची। अब चूंकि तकनीक परिवर्तित हुए है, सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, किताबें भी पब्लिश हुई हैं, तो पढ़ने का तरीका बदला है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है, लेकिन पढ़ने का जो वर्ग है, क्योंकि इतनी किताबें छप रही हैं तो किसी न किसी से द्वारा खरीदी जा रही होंगी। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें पढ़ाई भी जा रही हैं, माध्यम बदला हुआ है। अच्छा, एक चीज इसी बीच में मेरे मन में एक उपजा है प्रश्न कि जहां तक आज के परिवेश में देखा जाए तो किताबों में, हो सकता है कि ये मेरा प्रश्न, जो मेरी आशंका है वो गलत भी हो, जो अंग्रेजी माध्यम की जो किताबें हैं वो काफी ज्यादा लोग पढ़ते हैं, और क्योंकि माध्यम का आजकल के समय में अंग्रेजी और हिंदी में काफी अंतर है, और हिंदी माध्यम की जो पुस्तकें हैं वो अब मार्केट में लगभग बहुत कम, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक फेयर्स में भी मैं गया हूँ, और जहां तक कि मैंने देखा कि अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं उसमें भी जो किताबों की दुकानें या जो स्टॉल लगते हैं, वहां पर भी हिंदी की खास करके किताबें बहुत कम होती हैं, और खासकर वो किताबें जो क्लासिकल उपन्यास जिनको कहा जाता था, या पुरानी जो किताबें कहा जाते थे, वो किताबें शायद अब बाजार से शायद विलुप्ति की कगार पे हैं। तो ऐसा आप मानते हैं क्या? हाँ, ये तो मतलब मुझे भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं वो जो रैक है हिंदी वाला, वो थोड़ा सा कम दिखाई देता है, इंग्लिश का एक बड़ा दिखाई देता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ट्रांसलेशन भी, अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन अगर देखा जाए तो बड़ी मात्रा में, अब जैसे देखो सूफी का संसार है, तो वो भी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में लिखी गई। अल्केमिस्ट दिखाई दे रही है, तो मूल रूप में 100 से ज्यादा भाषाओं में लिखी गई है। अल्केमिस्ट भी अगर देखेंगे, हीरो की कहानी है, तो हीरो भी इंग्लिश में लिखी गई, ट्रांसलेशन की गई है। बाकी ये तो मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है, जलमल थल। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन का एक बड़ा वर्ग भी है, और मूल रूप से थोड़ा सा कमी तो लगती है, पर नए लेखक जो नई वाली हिंदी है वो उसकी भरपाई कर रहे हैं, बाकी क्लासिक्स तो है। ये नई वाली हिंदी के बारे में मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि चूंकि मुझे ऐसा लगता है हिंदी युग्म जो पब्लिकेशन है, उन्होंने काफी प्रोत्साहित किया है लोगों को लिखने के लिए, और नए नए राइटर सब आ रहे हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख। तो उनके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ा है। मैंने पढ़ा है नीलोत्पल मृणाल जी को पढ़ा है। उनकी एक तो थी डार्क हॉर्स, और अक्टूबर जंक्शन मैंने पढ़ा है दिव्य प्रकाश दुबे का। हाँ, दिव्य प्रकाश दुबे। तो मिली जुली रहती है, हिंदी भी रहती है, इंग्लिश भी रहती है, बहुत व्यवहारिक चलन की भाषा रहती है, जैसे हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आप साहित्यिक वो नहीं होता है, बस
जो बातचीत का डायलॉग वाली हाँ, सिचुएशन रहती है, वो बहुत सरलता से बात की जाती है बिल्कुल। कि भाई सामान्य व्यक्ति भी समझ पाए। हाँ, उनमें जैसे जो आपने राइटर्स बताए, नीलोत्पल मृणाल जी हों या देव प्रकाश दुबे जी हों या सत्यव्यास जी हों, हाँ 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 इन लोगों की काफी अच्छी किताबें हैं और हाँ, मैंने काफी अच्छे उपन्यास हैं और मैंने लगभग इन तीनों राइटर्स के इसमें मानव कौल भी है, मानव कौल भी उनका भी बहुत अच्छे उपन्यास यात्राओं के ऊपर बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा उनका वो है, तो वो भी मैंने अक्सर अभी पढ़े हैं। खैर ये तो रही बात। अच्छा, अपन एक चीज आपने, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बुक लगी, ये मैंने खैर नहीं पढ़ी, जल थल मल, मेरी सबसे तो प्यारी ये किताब। सोपान जोशी और चित्रांकन सोमेश कुमार, इलस्ट्रेशन है ना, इलस्ट्रेशन अच्छा। मतलब ये चित्रों के माध्यम से कथाओं को आगे बढ़ाया गया है और इस कहानी, ये भी राजकमल पब्लिकेशन से हुआ है। आप देख सकते हैं जल थल और मल, ये किताब है और इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताइए। नाम से ही दिखाई दे रहा है, जल मतलब जीवन से, थल मतलब पृथ्वी है और मल मतलब है कि भाई ऊपर रहने वाले, थल के ऊपर रहने वाले जितने भी जीवचर हैं तो उनके अपशिष्ट निकलते हैं, उन अपशिष्ट से, तो जल से, मल से, थल से, इन तीनों की क्रियाओं से तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, तो जो भी व्यक्ति जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी के विकास के बारे में और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हम देखते हैं आज स्वच्छता का एक बड़ा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। बिल्कुल, इंदौर है तो पहले नंबर पे है। कचरा हम देखते हैं कि टनों कचरा रोज निकाला जाता है, पूरे शहरों में निकलते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो घर से निकल रहा है कूड़ा, ये कहीं तो जाता होगा। बिल्कुल। तो अगर मान लो कि ये जो हमारे, मान लो कि भाई हमारा जो मानव जो सॉलिड वेस्ट मैनेज है, अगर मानव मल है, इसका सही तरीके से अगर डिस्पोजल नहीं हो तो आप सोचिए कि क्या स्थिति बनेगी। तो उसके लिए हम देखते हैं कि भाई पर्याप्त नालियां हैं, वेस्टेज है तो उसका मैनेजमेंट है, उसी मैनेजमेंट पे लिखी गई किताब है, बेहतरीन किताब। और हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो व्यक्ति भाई जीवन को जानने का और कि भाई कैसे वर्क करता है। तो जीवन की उत्पत्ति ही शुरुआत हुई है कि जीवन की उत्पत्ति बैक्टीरिया से, जीवाणुओं की अंतः रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से, साइनोबैक्टीरिया के माध्यम से हुई है। तो वहां से छोटे छोटे जीव बने, रासायनिक क्रियाएं हुई, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम देखते थे, कुछ जीवों की जो रासायनिक में ऑक्सीजन हुआ करती थी वो उनकी कहना चाहिए कि अपशिष्ट पदार्थ हुआ करते थे और वो प्राणवायु मनुष्य के लिए उत्पन्न हो गई। अच्छा, हाँ, तो इन सभी के लिए ये किताब बेहतरीन और इतनी प्यारी किताब है। आप इसको पढ़ेंगे ना, इतनी सहज भाषा है, इतनी सरल भाषा है और उस पे इसका जो पिक्टोरियल ग्राफिक प्रेजेंटेशन है वो तो कमाल का है। आप पेज देखेंगे इसको खोल के, जी वो आपको बताएंगे बड़े बड़े डायनासोर, ये आप देख सकते हैं जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। ये काफी इसमें वो है, बहुत सारे चित्र हैं जिसको हम बच्चों के लिए है, स्कूल के लिए है, कॉलेज के लिए है, सभी कोई भी व्यक्ति है जो जीवन में और खासकर जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानना चाह रहा है, उसके लिए काफी डायग्राम्स इसमें हैं और हर प्रकार की इसमें जानकारी है, तो आप जरूर पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है जल मल और थल। और दूसरा इसका जो पब्लिकेशन है वो राजकमल पब्लिकेशन से ही ये छपती है, तो ये आप जरूर पढ़िए। और फिर हमारी तीसरी अगर किताब के बारे में बात करेंगे, अल्केमिस्ट। ये मेरी भी फेवरेट किताब है और मैंने काफी टाइम पहले पढ़ी थी और अब तो खैर, तो ये हिंदी अनुवाद इसका किया है कमलेश्वर जी ने, और चूंकि ये वेस्टर्न ट्री करके एक पब्लिकेशन है उसने इसको छापा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किताब तो नॉन फिक्शन है। हाँ। ब्राजील के राइटर हैं पाउलो कोएल्हो, उन्होंने लिखी है और इतनी बेहतरीन किताब है। और ये किताब है अपने सपनों को पूरा करने की एक रोमांचक और इंद्रजालिक कहानी है। ऐसा लगेगा कि मतलब आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं और कहीं ना कहीं ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक देश से दूसरे देश में यात्राओं का एक अनुभव देती है और उसके साथ साथ सपनों को पूरा करने की एक इंद्रजालिक कहानी है। मतलब जादू लगता है आपको कि भाई अल्केमिस्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो धातुओं को, सामान्य धातुओं को सोने में परिवर्तित कर देता है। अच्छा, है ना, लेकिन उस सोने में परिवर्तित करने के लिए भी कुछ नियम है ना। इसमें एक छोटी सी कहानी है, एक गडरिये की, उसका नाम रहता है सेंटियागो। तो सेंटियागो
आपको अब वो स्पेन की कहानी है, स्पेन से फिर कहानी आगे जाके मोरक्को में जाती है, मिस्र के पिरामिडों तक जाती है। तो रात के मतलब भोर के पहर में भाई भोर नहीं हुआ है और घनी रात है और चांदनी रात है, स्पेन का कोई गिरजा घर है, ऐसा कोई वातावरण बना जा रहा है और वहां पे भेड़ों को चराते चराते वो बाढ़ में कैद कर देता है और उसकी नींद लग जाती है। और नींद लगते ही उसको एक सपना आता है, उसके सपने में एक बच्ची आती है, वो बच्ची कहती है कि मैं सेंटियागो आओ, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा जो खजाना है उस खजाने की तरफ लेके चलती हूँ। तो जैसे ही वो लेके जाती है अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, वो पता ही नहीं चलता और ये सपना बार बार आता है। और फिर ये जो सेंटियागो लड़का रहता है वो एक जिप्सी महिला के पास जाता है और इंटरप्रेट करता है कि भाई इस सपने का मतलब क्या है। तो वो कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि जब भी तुम्हारे लिए खजाना मिलेगा तुम उस खजाने का 10% मुझे दोगे, एक निश्चित। तो उन्होंने कहा अभी मिला तो है नहीं है, इसे वादा करने में क्या जा रहा है। तो वहां से कहानी है और कहानी इतनी रोमांचक है कि आप पहला पेज स्टार्ट करेंगे, मैंने तो इसको फर्स्ट मतलब एक ही सेटिंग में पूरा रात भर में निपटा दिया था। अंत कथाएं हैं बहुत सारी, मतलब कहानी के अंदर भी कहानियां हैं। अल्केमिस्ट की एंट्री होती है, हवाओं से बात करता है, पहाड़ों से बात करता है ना। सहारा मरुस्थल के इर्द गिर्द कहानी सुनी गई है, वहाँ के जो घोड़ा है टाप 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 आ रहा है, कारवां है बहुत सारे, कुछ टापूज हैं जो कुछ ऐसे लगते हैं जैसे कोई मतलब लंगर है, कुछ वहां पर कारवां है बहुत सारे, बेहतरीन छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। तो ज्यादा स्पॉइलर देना अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल कहानी पढ़ने लायक नहीं है, ये जीवन जीने लायक है। अच्छा खैर ये तो रही अल्केमिस्ट की बात, तो आप इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा अब हम बात करते हैं हमारी चौथी किताब के लिए। ये है किताब हीरो। ये सुनील कांत मुंजाल सर ने लिखी हुई है और चूंकि ये मंजुल पब्लिकेशन के द्वारा ही ये पब्लिश हुई है, तो आप इसके बारे में ये क्या कहेंगे कि ये चौथी हमारी जो किताब है, ये हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिसका माइंड सेट एंटरप्रेन्योरशिप वाला है, उद्यमशीलता वाला। वही जीवन में वो कुछ नया करना चाहता है, अपना करना चाहता है। और इस कहानी के माध्यम से एक परिवार, जो हीरो कंपनी है, हीरो साइकिल हुआ करती थी, तो एक पारिवारिक मूल्यों को आगे बढ़ाकर, क्योंकि ये भारत विभाजन की उसी पृष्ठभूमि में, क्योंकि एक जो परिवार था पहले विभाजन से पहले सरहद पार था और सरहद भाई उसको 1947 के बाद भारत का जब विभाजन हुआ तो भारत आना पड़ा। आगरा है, दिल्ली है, दिल्ली में आकर बसे। तो पहले उनका ये नहीं था कि भाई इनको हीरो एक वैश्विक स्तर पे कोई ऐसा वो बनाना है, कंपनी स्थापित करनी है। नहीं, उनकी सबसे बड़ी ये थी कि भाई कैसे भी सरवाइव करना है इनको। अच्छा, सरवाइव करना। और ये कहानी सिर्फ भारत विभाजन के साथ साथ भारत की भी कहानी है। परिवार के माध्यम से उनने एक उद्यम को स्थापित करने की ललक, जिज्ञासा और हिम्मत की कहानी है। एक परिवार है, 4 भाइयों की। तो मुझे जी आप देख सकते हैं ये जो इसका कवर है, इस पे भी प्यारी फोटोज, भाषा तो इतनी बहुत प्यारी है, इतनी भाषा, और 4 पीढ़ियों के माध्यम से बताया है। 4 भाई हैं और कैसे उन्होंने धीरे धीरे एक पुर्जा, दूसरे पुर्जा, तीसरे पुर्जा से साइकिल से बाद हीरो होंडा, फिर हीरो आज हम देख रहे हैं कितनी बड़ी उद्यम बन गई है, विक्रांति हीरो मोटोकॉर्प जिसको बोल बेहतरीन है ये। जी, तो इसके बारे में रतन टाटा जी ने भी क्या है कि व्यवसायिक घरानों में मुंजाल बंधु भारतीय इतिहास में विशिष्ट स्थान रखते हैं। और चूंकि ये विनर है बेस्ट बिजनेस बुक का अवार्ड मिला हुआ है 2020 का टाटा लिटरेचर लाइव में। सो ये हमारी चौथी किताब थी और आखिरी में हम लोग बात करने वाले हैं तो हितोपदेश। ये किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चूंकि ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है उसमें भी ये प्रश्न था कि हितोपदेश किसके द्वारा लिखी गई है। तो हितोपदेश में आपको बताऊं कि ये लिखी गई है पंडित विष्णु शर्मा जी के द्वारा और मंजुल पब्लिकेशन हाउस से ही ये प्रकाशित हुई है। और हाँ सर, अब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो स्कूल के बच्चों में शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से लोगों में, मतलब स्कूल में ये अच्छा, इसको हम उसको रिलेट कर सकते हैं जो हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे। हाँ वही है। वो किताब कौन सी है? हम लोग एक्चुअली में क्या है कि राजा थे, एक राजा। तो उनने अपने बच्चों को शिक्षा
तो बच्चों में जो राजकुमार थे उन राजकुमारों में शिक्षा दीक्षा को प्रसारित करने के लिए पंडित विष्णु शर्मा आचार्य को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसी किताब की रचना की जाए जो बच्चों में नैतिक शिक्षा के साथ साथ भाई मूल्यों के भी बीजारोपण किया जाए। तो इसमें पंडित विष्णु शर्मा शास्त्री ने जीव जंतुओं पशुओं के माध्यम से शिक्षाप्रद कहानियों को स्थापित करने की कोशिश की। बहुत ही बेहतरीन है। उसमें कछुए भी हैं, इसमें खरगोश भी हैं, उसमें कौवे भी हैं, उसमें तोते भी हैं, उसमें मेंढक भी हैं, उसमें शेर भी है, उसमें सियार भी है। तो तमाम तरह की जैसे जातक कहानियां हैं, जातक कहानियां जो रहती हैं वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां रहती हैं। तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि व्यक्ति का जन्म है पहले तो वो व्यक्ति हुआ हो सकता है कि वही कछुआ बन गया हो। तो जैसे कहानियां हैं, कछुए की कहानी और दूसरी कछुआ रहता है और एक खरगोश रहता है, उनके बीच की कहानी है। तो वही कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन खरगोश तेज चलता है लेकिन वो आलस। तो कहानी के अंत में एक शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा कहानी इसलिए कि भाई आदमी कितना ही तेज या टैलेंटेड क्यों ना हो, कछुआ और खरगोश से यही मिलती है कि अगर वो आलस से पीड़ित है तो उसकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। बिल्कुल। तो ये कहानी बहुत शानदार, मतलब बहुत सारी कहानियां हैं। दिस इज अ बंच ऑफ स्टोरी, है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हितोपदेश ये किताब का नाम है, मंजूर पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश हुई है और जैसा कि हमने पहले बताया कि पंडित विष्णु शर्मा जी के द्वारा ये लिखी गई है। तो एक और लास्ट किताब है इस पूरे रिकॉर्डिंग या इस वीडियो की लास्ट किताब हम लोग बोल सकते हैं कि नींद कम ख्वाब ज्यादा। ये काफी जबरदस्त और बेहतरीन किताब है। दिनेश श्रीनेत के द्वारा ये लिखी गई है और प्रतिबिंब एक पब्लिकेशन है उसके द्वारा ये पब्लिक की गई है और ये इनका चित्र है जो जिन्होंने लिखी है। तो इसके बारे में आप कुछ हमें रिव्यू दे सकते हैं? दिनेश श्रीनेत ये पत्रकार हैं, है ना, और अपने कॉलम वगैरह भी लिखते रहते हैं। इन्होंने समय समय पे जो एक्चुअली में नींद कम ख्वाब ज्यादा है एक गीत है, क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, उसी का कपलेट्स का पहला ले लिया है ये। अच्छा। तो भारतीय सिनेमा में संगीत एक बड़ा और गाने बहुत उसका एक इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। तो उन गाने बनते हैं और अपन देखते हैं कि पुरानी 1950, 60, 70, 80 का दशक जो रहता था, तो गाने बनने की जो कहानी होती है उस बहुत सारे गाने हैं और गाने के पीछे की जो अंतर कथाएं हैं उनको बड़ी खूबसूरती से कहा गया है। लेखक ने विभिन्न गानों के माध्यम से कि भाई उनमें गानों, जैसे लेखक ने लिखा है कि भाई उनमें गाने के प्रति रुझान कैसे पैदा हुआ। तो उनकी जो माताजी थे, पिताजी थे, वो रेडियो सुना करते थे विविध भारती पे, है ना। तो वही अपन सुनते ना कि भाई गाना है ये, तो गाना है तो गाया है, मान लीजिए कोई भी गाना है तो गाया मोहम्मद रफी ने है लिखा है, शैलेंद्र साहब ने लिखा है, कंपोज किया है खयाम साहब ने, और उसके पीछे की स्टोरी क्या रही है ना। तो उन्हीं बहुत सारे गाने हैं, फिल्मी गाने हैं, कुछ भजन भी हैं और उन्हीं के बारे में एक प्रकार की कहने का सिंथेसिस है ना, कि भाई कोई भी गाना है अचानक से नहीं बन जाता, वो किसी की विचार प्रक्रिया का हिस्सा होता है। बहुत ही शानदार है और ये गाना भी बहुत शानदार, नीलेश मिश्रा साहब ने लिखा है गाना। अच्छा। आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है। तो खैर ये थी हमारी किताबों की बात हमने करी थी। और तो ये हमारा किताबों की दुनिया, मतलब जो NYS इंडिया का जो नया सेगमेंट था उसका पहला एपिसोड था, और जो कि आपके सामने हम लोगों ने किताबों की बात करी। आप जरूर पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़ना ही जीवन है। और पढ़ने के साथ साथ किताबों में जो संसार बसा है वो सच में बहुत बड़ा संसार है और आप पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से शरीर चलाने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से नए विचार, नए सृजन शक्ति पाने के लिए जरूरत लगती है नए नए विचारों की। तो उन्हीं विचारों को आप किताबों से पा सकते हैं। तो वो ऊर्जा किताब हमें देती है नए विचारों के लिए। और मैंने हमारे दोस्त उस्मान जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर लास्ट में जो भी आप अगर कुछ बोलना चाहें तो। गुलजार साहब की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि किताबें झांकती हैं अक्सर बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं, महीनों मुलाकातें नहीं होती जो शामें इनकी सोहबत में कटती थी। तो ज़रूरी है कि किताबों की सोहबत बनी रहे और किताबों की सोहबत
का जो मजा है वो किताबों के पन्ने की खुशबू जब तक आपकी उस स्पर्श के माध्यम से ना पहुंचे, तो क्योंकि डिजिटलाइजेशन है लेकिन उस किताबों के पन्ने के पलटने का जो सुख होता है, उसकी किताबों की जो खुशबू होती है, वो भौतिक रूप से ही है ना। स्पष्ट रूप से जब किताब आपके हाथ में होगी तो मुझे लगता है कि उस किताबों की पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खरीदिए किताबें, अच्छी किताबें खरीदी जाएंगी, अच्छा लिखा जाएगा। नहीं, और हाँ ये बात जरूर है कि आप किताबें खरीद के ही पढ़िए, किसी से लेके या किसी से मांग के नहीं, क्योंकि किताबें जब तक आप खरीद के नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। पढ़ भी नहीं पाएंगे, और पढ़ने के साथ साथ भाई जो व्यक्ति लिख रहा है बड़ी मेहनत और खून पसीने के साथ लिख रहा है, तो उस व्यक्ति को एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ उसको पारितोषिक मिला है एक। बिल्कुल। तो किताबें छपती नहीं, हमारे पास में ढेर सारी समस्याएं, ढेर सारी वो रहती हैं कि अच्छी किताबें नहीं आ रही हैं, शिकायतें बहुत सारी रहती हैं। लेकिन उस शिकायतों के पीछे का कहीं ना कहीं एक अर्थतंत्र भी रहता है, अर्थ भी काम करता है। तो आप अच्छी किताबें खरीदिए ताकि अच्छी किताबें छपें। अच्छी किताबें छपेंगी तो अच्छी किताबें लिखी जाएंगी, अच्छी किताबें पढ़ी जाएंगी तो आपकी जो शिकायतें वो दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जरूर किताब पढ़िए, और हमारा जो ये एपिसोड है, जो हमारी बातचीत है, आपको कैसी लगी ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके साथ यानी कैमरे के सामने में था निखिल, हमारे साथ थे हमारे दोस्त उस्मान, और कैमरे के पीछे थे महेंद्र। आप देखते रहिए NYS इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।